दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये है कि लाहौर की इंतजाम अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वजीर अजम नवाज शरीफ को बरी कर दिया। नवाज शरीफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी। लाहौर की इंतजाम अदालत ने फैसला सुना दिया। इंतजाम अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। वकील नवाज शरीफ का कहना है कि नायब ने बदनीति की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। उनका प्लॉटों की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं, ना ही नए कानून के तहत केस बन सकता है। इलेक्शन एक्ट में किसी को नाअहल करार देने की कौन कौन सी सूरतें शामिल की गई हैं, वो किस हद तक काबिल अमल है और उन पर कितना अमल हो रहा है, और ये सारी मश्क इस मुल्क के सियासी मिजाज की सूरत गिरी में कैसा तबाहकुन किरदार अदा कर रही है। आइए आज इन सवालात का जायजा लेते हैं। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर यह है कि स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाई की जमानत भी मंजूर कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाई को FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में लिया था। उन्होंने अपने वकील की वसातत से जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त स्पेशल कोर्ट में जमा कराई। दोस्तों स्पेशल सेंट्रल अदालत ने साबिक वजीर आला की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए चौधरी परवेज इलाई की 10,000 रुपए के मुचलकों के बस जमानत मंजूर कर ली। वाज़ेह रहे कि इससे कबल PTI सदर को कई मुकदमात में जमानतें मंजूर होने के बाद अदालत से ही दीगर मुकदमात में गिरफ्तार किया जा चुका है। दोस्तों अब तो ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। उनके लिए तमाम राहें हमवार करने की कोशिशें की जा रही हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इलेक्शन एक्ट की दफा 232 के मुताबिक अगर कोई शख्स इलेक्शन एक्ट में दिए गए जराइम में से किसी का इर्तिकाब करता है और उसे इस पर ट्रिब्यूनल की तरफ से सजा सुना दी जाती है और फिर कमीशन इस शख्स की नाअहली का हुक्म जारी कर दे तो वो शख्स सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली या सेनेट का इंतखाब लड़ने के अहल नहीं रहेगा। और अगर वो किसी ऐवान का रुकन हो तो इस सूरत में उसकी रुकनियत खत्म हो जाएगी और वो नाअहल करार पाएगा। दोस्तों नाअहली की शक्ल में मुद्दत का तयन भी कर दिया गया है। कानून के मुताबिक नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। बज़ाहिर ये एक बेहतर काविश मालूम होती है कि कम अज कम इसमें मुद्दत का तयन तो कर दिया गया है, लेकिन कानून का वतन देखें तो ऐसे ऐसे मुकदमात अहो फगाह से वास्ता पड़ता है कि ये खुश फहमी भी दम तोड़ देती है। दोस्तों जिन जराइम के इर्तिकाब पर इलेक्शन एक्ट की दफा 232 के तहत 5 साल तक नाअहली की सजा दी जा सकती है, और जराइम की तफसील इलेक्शन एक्ट के बाब 8 की दफा 132 और बाब 10 में बयान कर दी गई है। इस बाब का उन्वान तो खासा तसल्ली बख्श है, जुराइम, सजाएं और तरीकाकार, लेकिन तफसील पढ़ने पर मालूम होता है कि इन कवानीन का ताल्लुक भी ख्यालात की दुनिया से ज्यादा और जमीनी हकाइक से कम है। नेज़ ये कि इन कवानीन को भी बराए वजन बैत लिख तो दिया गया ताकि भला लगे और सनद रहे, लेकिन इन पर अमल दरामद का भारी पत्थर उठाने का किसी ने कम ही सोचा है। दोस्तों पहला जुर्म जिस पर इलेक्शन एक्ट के तहत 3 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है, 7 जुर्माना भी हो सकता है और नाअहली भी इंतखाबी अखराजात की मुतय्यन हदूद से तजावुज़ है। इलेक्शन एक्ट की दफा 132 सब क्लॉज 2 के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान के लिए अखराजात की एक हद तय कर दी गई है। वो किसी भी शक्ल और सूरत में इस हद से ज्यादा अखराजात नहीं कर सकते। इसके मुताबिक सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन अखराजात की हद 20 लाख है। अखराजात 20 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन अखराजात की हद 40 लाख है। सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन के लिए अखराजात की हद 15 लाख रुपए है। दोस्तों कानून के मुताबिक जरूरी नहीं कि ये अखराजात उम्मीदवार ने अपनी जेब से किए हों। इलेक्शन एक्ट के बाब 8 के आगाज में ही यानी दफा 132 में ये असूल तय कर दिया गया है कि अखराजात उम्मीदवार खुद करे, उसकी जगह उसकी सियासी जमात करे या उसकी जगह कोई और शख्स करे। किसी भी सूरत में ये अखराजात इस मुकर्रर हद से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दोस्तों मजीद वजाहत करते हुए उसी शिक की ज़ेली दफा 2 में तफसील से बताया गया है कि भले ये ट्रांसपोर्ट के अखराजात हों, एडवर्टाइजमेंट और तशहीरी मुहिम के अखराजात हो, स्टेशनरी और पोस्टर्स वगैरह के खर्चे हों या किसी और चीज के अखराजात हो, उन्हें इलेक्शन अखराजात ही समझा जाएगा और भले कोई भी आदमी इस मद में खर्च करे यही समझा जाएगा कि ये खर्च उम्मीदवार ने किया है, और अगर ये मुकर्ररा हद से तजावुज कर जाए तो ये कानून शिकनी समझी जाएगी। दोस्तों ज़ेली दफा 4 में लिखा है कि हर उम्मीदवार हर किस्म के खर्च की अदायगी का रसीदों, बिल वगैरह की शक्ल में सबूत जमा रखने का पाबंद होगा। सिर्फ इस खर्चे का सबूत रखने की जरूरत नहीं होगी जो 1000 से कम हो। 1000 से ज्यादा की रकम जहां भी खर्च होगी उसका सबूत रखना लाजमी होगा। दोस्तों इलेक्शन एक्ट की दफा 133 में कहा गया है कि उम्मीदवार के लिए लाजिम होगा कि वो इलेक्शन अखराजात के लिए अलग से एक बैंक अकाउंट खोले। ज़ेली दफा 2 में कहा गया है कि इलेक्शन के तमाम अखराजात सिर्फ और सिर्फ उस अकाउंट से अदा किए जाए। ज़ेली दफा 3 में कहा गया है कि अकाउंट में सिर्फ इतनी ही रकम रखी जा सकती है जितनी रकम की इस नशिस्त पर इलेक्शन के अखराजात की इजाजत है। यानी सूबाई असम्बली का उम्मीदवार है तो उसके अकाउंट में 20 लाख से ज्यादा रकम नहीं हो सकती। कौमी असम्बली का उम्मीदवार है तो उसके अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा रकम 40 लाख हो सकती है, और सेनेट का उम्मीदवार है तो उसके अकाउंट में 15 लाख से ज्यादा रकम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों बज़ाहिर ये बड़े शानदार कवानीन है, इन्हें पढ़ने वाला सोचता है कि कानून साजों ने तो इलेक्शन को सादा, सस्ता और आम आदमी के दस्तरस में रखने के लिए आखिरी कोशिश कर दी है, लेकिन जब हम इस कानून के इतलाक की तरफ बढ़ते हैं तो मालूम होता है ये कानून भी न सिर्फ नाकिस और नुमाइशी है बल्कि इसमें ऐसे तजादात भी हैं जो उसे बेअसर कर देते हैं और इसकी कोई अफादियत बाकी नहीं रहती। दोस्तों ये कानून अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी ज़ाब्ते की शक्ल में जारी किया होता तो ये गुमान किया जा सकता था कि शायद ये किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट ने वजह किया है जिसे जमीनी हकाइक का इल्म ही नहीं, लेकिन ये कानून पाकिस्तान
کی پارلیمان نے بنایا ہے، اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ رکن پارلیمان وہ بن سکتا ہے جو سمجھدار ہو، پارسا ہو، نیک ہو، دیانتدار ہو، امین ہو۔ اتنی خوبیوں والی پارلیمان جب یہ قانون بنا رہی تھی تو کیا وہ خود کو اور سماج کو دھوکہ دے رہی تھی، یا وہ واقعی اس قانون کو قابل عمل سمجھتی تھی اور اس پر عمل کرنا چاہتی ہے؟ یعنی دوستو، ان معزز اراکین پارلیمان میں سے کتنے ایسے تھے جنہوں نے واقعی الیکشن میں اتنے ہی اخراجات کیے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ حقیقت کی دنیا میں اتنے پیسوں سے الیکشن لڑا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی جو الیکشن جیت کر پارلیمان میں پہنچتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ انتخابی اخراجات کتنے ہوتے ہیں اور ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ دوستو، ایک خوشگمانی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ معزز اراکین زمینی حقائق اور ان کی ساری قباحتوں سے واقف ہونے کی وجہ سے اس کلچر کو بدل دینا چاہتے ہوں۔ ان کی خواہش ہو کہ انتخابی عمل میں دولت کے کردار کو محدود کرتے ہوئے متوسط طبقے کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کی راہ ہموار کی جائے، اس لیے انہوں نے یہ مثالی قانون سازی کی ہو۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن پہ بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، رب رکھا۔